हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपका जो हिंदी का जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करवा के आपको एक मॉक टेस्ट की तरफ ले जाऊंगा। तो जो फ्री में आपको जो है वो मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। और आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट 1 जो है डिस्कस करेंगे हिंदी का। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि माइंड बूस्टर स्टडी चैनल जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हो, उस चैनल के ऊपर जो है, इसी चैनल के ऊपर हिंदी की प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है। अगर जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में जिन्होंने अभी प्लेलिस्ट में जाके जो हिंदी की जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी है, तो प्लीज़ वहाँ पे गो थ्रू कीजिए। वहाँ पे आप वीडियोज़ जितनी भी वीडियोज़ हैं वो पूरी आप जो है देखिए, उससे आपको हेल्प मिलेगा। और एचपी पुलिस का अगर मैं स्पेशली बात करूँ, एचपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होना है अभी, तो उस एग्ज़ाम में जो है आपसे जो आपका जैसे सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया गया है एचपीपीएससी के द्वारा, उसमें हिंदी एक सब्जेक्ट है और हिंदी से आपसे जो है वो 20 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट। तो ये जो मॉक टेस्ट रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। इसमें क्या रहेगा कि जिस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, 20 क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड। तो इस जो मॉक टेस्ट है, सेम एज इट इज़ आपको जो है सेम सेम आपको जो है वो एग्जाम की तरह ही क्वेश्चन यहाँ पे लिए जाएंगे। ठीक है। सेम एग्जाम की तरह जो है वो 20 क्वेश्चन आपको लिए जाएंगे। ये जो भी आपको जैसे हिंदी में जैसे वर्णमाला से मैं बात करूँ, या जैसे संज्ञा से बात करूँ, सर्वनाम से मैं बात करूँ, राइट। तो वो जितने भी आपके टॉपिक है ना, उन सभी टॉपिक्स में से मतलब क्वेश्चन को जो है कलेक्ट किया गया है। तो 20 क्वेश्चन आपको जो है वो फ्रेम किए गए हैं इसमें मॉक टेस्ट में। ठीक है। तो इस मॉक टेस्ट का जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि एग्ज़ाम से पहले ही आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम से पहले आप अगर इस तरह के मॉक टेस्ट देते हो तो आपकी एक तैयारी हो जाएगी। जो आपकी तैयारी है ना, वो बेल हो जाएगी। मतलब जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ, ये टॉपिक से आपने जो टच नहीं किया है, या किसी और टॉपिक से टच नहीं किया आपने क्वेश्चन को। तो इस मॉक टेस्ट का जो फ़ायदा होगा वो ये रहेगा कि जब आप एग्ज़ाम में आप एंटर करोगे तो आपको वहाँ पे कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। राइट। और हम जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। आप कमेंट में मुझे बताते जाइएगा कि आपको किस तरह की लग रही है। और जो भी हमारे चैनल के ऊपर नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में एचपी पुलिस की मैं अगर बात करूं, तो जो एचपी पुलिस के जैसे अदर सब्जेक्ट की भी अगर मैं बात करूं, लाइक जैसे जीके की अगर मैं बात करूं, तो इसी चैनल के ऊपर माइंड बूस्टर स्टडी के चैनल के ऊपर जो है किरण मैम जीके, हमारे चैनल के ऊपर जो है वो किरण मैम जो है वो जीके पढ़ा रहे हैं। राइट। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं मैम। एक बार आप प्लीज़ गो थ्रू कीजिए, हमारी प्लेलिस्ट बनी है जीके की। और किरण मैम के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि किरण मैम, एक तो हमारा जो टैट है वो क्लियर है उनका, सी टैट उनका क्लियर है। राइट। और साथ में ही उन्होंने जो कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी जो है वो फाइट किए हुए हैं। तो अभी उनके रिजल्ट आने हैं, आधे रिजल्ट आ चुके हैं, क्लियर किए हुए हैं। तो मैम को बहुत एक्सपीरियंस है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप जो एक बार जीके की जो प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट के ऊपर एक बार आप जो है वो विजिट कीजिए। राइट। और स्पेशली ये जो वीडियो है वो हिंदी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें जो हिंदी से रिलेटेड आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेम एज मतलब सेम उसी तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फ्रेम किए हुए हैं। कोशिश की है मैंने कि मैं आपको एक जैसे मॉक टेस्ट होते हैं ना, उस तरह से प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि आपकी तैयारी जो आपके 20 नंबर है ना, 20 में से आप जो है वो 20 नंबर लें, पूरे के पूरे नंबर लें। तो ये मुझे आपको इंट्रो करवाना था इस चीज़ का जो है। और साथ में आज की वीडियो में हम बहुत ही अ, आनंदपूर्वक पढ़ेंगे। और वैसे मैंने आपको जो जैसे बेसिक है ना, जैसे संज्ञा का बेसिक है, सर्वनाम का बेसिक है, या जैसे वर्णमाला का बेसिक है, और जैसे क्रिया है, राइट, जैसे पर्यायवाची शब्द हैं, इन सब चीज़ों के जो बेसिक है ना, जैसे किस तरह से आपने अप्रोच लगवानी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में जो है वो मेंशन कर चुका हूँ, मतलब पढ़ा चुका हूँ। तो वहाँ से आपको जो है वो देखना है। और इस वीडियो में हम जो मल्टीपल क्वेश्चन है ना हमारे, उन मल्टीपल क्वेश्चन को हम जो है ओनली मल्टीपल क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। साथ साथ में वैसे मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा आपको बीच बीच में, जो है थोड़ा आपका आपको जो है रिवीजन भी हो जाएगा आपका। और ये जो सीरीज रहेगी, ये हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, डन है। अब हम जो है मॉक टेस्ट की तरफ जाएंगे। आपकी तैयारी जो है इस तरह से कुछ करवाई जाएगी कि आपको जिस तरह से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं,
उसी तरह से आपको जो है यहाँ पे भी जो मॉक टेस्ट रहेगा आपका सेम एज इट इज़, मतलब उस तरह से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। सो आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत आराम से आपको समझाया इस चीज़ को। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी के साथ में जैसे जीके का मैंने आपको बताया, जीके के साथ में मैथ हो गया और आपकी रीजनिंग होगी, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर, तो एक बार प्लीज़ आप गो थ्रू कीजिए। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें तो खैर पता भी होगा, बट जो स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ आप भी एक बार जो वहाँ पे विजिट कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है, मॉक टेस्ट 1। तो इसमें जो है आपको जैसे हिंदी में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपको। तो 20 क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हुए हैं, राइट। सो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, लघुत्तम इकाई किसे माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका शब्द, ऑप्शन नंबर बी है मात्रा, ऑप्शन नंबर सी है वर्ण, और ऑप्शन नंबर डी है आपका अर्थ। तो देखो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था आपको। यहाँ पे वैसे आपको जो है लघुत्तम इकाई के बारे में पूछा गया है, तो आपका जो लघुत्तम इकाई होगी वो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर है। जो वर्ण है ना, वर्ण वर्ण हमारी जो है वो लघुत्तम इकाई होती है। अच्छा, साथ में स्टूडेंट में लघुत्तम के साथ में जो दीर्घ दीर्घ इकाई होती है ना, उससे बड़ी इकाई जो होती है वो क्या होती है, तो वो उसको हम वाक्य बोलते हैं। वाक्य जो है वो दीर्घ इकाई होती है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। अब देखो इसमें ऑप्शन दी हुई है 35, 33, 45, 55। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी 33 जो है। अगर आपसे क्या है, हिंदी भाषा में अगर आपसे व्यंजन पूछे, कितने व्यंजन पूछे गए, इसमें लिखा गया कि कितने व्यंजन है, यहाँ पे परंपरागत या कुछ इस तरह से नहीं पूछा गया। अगर इस तरह से पूछा है तो वो 33 होंगे। और मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको, जो जैसे स्वर और व्यंजन को लेके जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने एक बार उन वीडियो को देख लिया ना तो आपके जो क्वेश्चन होंगे ना स्वर और व्यंजन से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे पाएगा आपका, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर। अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, छोटा ई, बड़ा ई, ए और ए। ये तो सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो इसमें इस तरह से होगा आपको, ठीक है, ये दोनों ही सेम हो गए हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑप्शन देखना है आपने। तो ऑप्शन में आपको जैसे जो करेक्ट आंसर होगा वो तो आपका ये है, बड़ा ई। क्या है, जो बड़ी ई होती है ना, बड़ी ई, वो हमारा जो है वो दीर्घ स्वर में आती है। अब देखो दीर्घ स्वर होते क्या हैं, दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, उच्चारण के समय ज़्यादा मतलब समय लगता है। अब देखो दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर कितने होते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दीर्घ स्वर में क्या है कि जैसे बड़ी ई हो गया, राइट, बड़ा ऊ हो गया, राइट, जैसे अ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो दीर्घ स्वर में आती हैं। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ आपको, तो वहाँ से आप एक बार प्लीज़ जो है वो वहाँ पे विजिट कीजिएगा एक बार प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा, राइट। देन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा शब्द अनीक अनीक का पर्यायवाची है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ कौन सा शब्द अनीक, अनीक शब्द है यहाँ पे कि अनीक का पर्यायवाची है। ऑप्शन में क्या क्या है, अर्जुन, सेना, अग्नि या घोड़ा। अब देखो सबसे पहले आपको जब भी आप पर्यायवाची करेंगे तो आपको पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए, शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि अनेक का मतलब क्या होता है। देखो अनेक का मतलब होता है कोई भी समूह, समूह में बात हो रही हो, या मैं जैसे सेना की बात करूं, सेना को भी हम अनेक बोलते हैं। और साथ में जो भगवान गणेश है ना, भगवान गणेश जी को भी हम अनेक के नाम से जानते हैं, भगवान गणेश जी को भी हम अनेक के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है आपके पास, अर्जुन, सेना। तो करेक्ट आंसर तो आपका क्या होगा, सेना ही होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे क्या है आपका करेक्ट आंसर, सेना ही है। बट यहाँ पे अग्नि दिया हुआ है, घोड़ा दिया हुआ है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपने आप ही कट हो रही है। अगर आपको अर्थ पता है ना, अर्थ, अनेक का अर्थ सेना होता है या समूह से हम लेते हैं, तो यहाँ पे देखो अग्नि कोई समूह नहीं बन रहा है, घोड़ा कोई समूह नहीं है, अर्जुन कोई समूह नहीं है, तो सेना क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका,
कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, बहुत बहुत ही अच्छे से। एक एक होता है ना कि हम अच्छे से स्टडी करके गए होते हैं, हमें सारा पता होता है, बट जो क्वेश्चन पूछता है ना उसमें कई बार वो नहीं का प्रयोग कर देता है कि नहीं। और कई स्टूडेंट क्या क्या करते हैं कि वो पढ़ेंगे एकदम से बड़ा कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची, यहाँ तक ही पढ़ेंगे वो कि पर्यायवाची कौन सा है, तो वो पंकज पंकज को लगा के आ जाएंगे। देखो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत ही आराम से आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे। मैं ये बात बहुत छोटी बात है बट मैं तब बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो गलती कर देते हैं। और अगर आपके पास जैसे वहाँ पे वो हमारे सीट के ऊपर आप जैसे वहाँ पे होता है ना कि इस तरह से आपको कई बार डार्क करना होता है, अगर ऑनलाइन आपका एग्जाम नहीं हो तो फिर अगर एक बार कर दिए तो दूसरी बार तो वो गलत हो जाता है अगर दूसरे के ऊपर करें, राइट। तो आपने बहुत ही अच्छे से देखना है। अब देखो इसमें क्या है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगर पर्यायवाची नहीं है इसका मतलब ऐसा है कि जो इसके पर्यायवाची है ना वो दिए होंगे, तो उन सब पर्यायवाची को हमने स्किप करना है। हमें ये देखना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिए पंकज, पंकज आपको पता है कमल होता है। अंबुज, देखो जिनके साथ ज का प्रयोग होता है ना लास्ट में ज का, वो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा नहीं मतलब जैसे अम्ब, जैसे पानी के साथ में जैसे पंख, मतलब ज का यूज हो रहा है यहाँ पे ज हो रहा है अंबुजी, वो पंकज के ही क्या बोलते हैं पर्यायवाची बनते हैं, राइट। और जैसे ऑप्शन नंबर सी है वारिद और ऑप्शन नंबर डी है पदम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वारिद। वारिद को जो है हम कमल नहीं बोलते हैं, जैसे पुष्प नहीं बोलते हैं, जो वारिद है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। मतलब ये क्या है, वारिद जो है वो पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। आई होप समझे होंगे आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुरुक्त अनुरक्त। देखो क्या लिखा हुआ है, अनुरक्त, एक सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, अनुरक्त। अनुरक्त लिखा हुआ कि अनुरक्त शब्द का विलोम है। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा, इसके अपोजिट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अनुरक्त का मतलब क्या होता है। देखो अनुरक्त का जो मतलब होता है ना फ्रेंड्स, अनुरक्त का मतलब होता है, इसको आप ले सकते हो लाइक जैसे वफादार, वफादार भी हम बोल देते हैं अनुरक्त को, राइट। और वैसे अनुरक्त का मतलब ऐसे होता है कि अनुराग मुक्त, अनुराग मुक्त जो होता है ना, अनुराग मुक्त मतलब प्रसन्न बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, प्रसन्न। या अनुराग मुक्त बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, अनुराग मुक्त, अनुराग मुक्त। तो ये इसका क्या है, ये इसका अर्थ है। अब देखो इसका जो अर्थ है उसके अर्थ के उल्टा जो अर्थ होगा वही हमारा विलोम शब्द होगा। अब सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपके पास अनुरक्ति, फिर दिया हुआ विरक्ति, फिर दिया हुआ अनर्थ, फिर दिया हुआ विरक्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विरक्त। विरक्त का क्या मतलब होता है, विरक्त का मतलब होता है जो मतलब दुख ही रहे, जैसे मतलब होता है ना कि दुख ही रहना, है ना, वो उस सेंस में जो है वो विरक्त का मतलब आता है। तो विरक्त इज द करेक्ट आंसर। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, विरक्त आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अथ, अथ का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ अथ, अथ का विलोम शब्द है, इसका उल्टा क्या है भाई, अथ का। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अथ का मतलब क्या होता है, सॉरी, अथ का क्या मतलब होता है। देखो फ्रेंड्स अथ का जो मतलब होता है, अथ का मतलब होता है शुरुआत करना किसी चीज़ की, मतलब प्रारंभ। मैं अगर प्रारंभ की बात करूँ तो अथ का मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या आएगा, इसका उल्टा आएगा अंतिम या अंत, इस तरह से आएगा ना। देखो ऑप्शन देखो, अथक, पृथक, इति या अति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इति। इति का मतलब होता है अंत, क्या होता है, इसका मतलब होता है अंतिम, मतलब अंत। तो इसका जो अत का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अंत, क्या होगा, इति। इति इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ रहे होंगे। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। भला चाहने वाला के लिए, भला चाहने वाले के लिए, या बाला भी बोल सकते हैं इसमें बट हम बाले भी कर सकते हैं यहाँ पे, चाहने के लिए एक शब्द, मतलब एक शब्द क्या बोलेंगे आप, जो सबका भला चाहता है, जो सबका भला चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखो एक एक ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निस्वार्थ, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पुण्यात्मा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ हितैषी, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ सहायक। देखो इस क्वेश्चन में इतने क्लोज आपको क्या है, जो ऑप्शन दिए हैं उतने क्लोज हैं कि आप कन्फ्यूज होना आपका स्वाभाविक लगता है इसमें, ठीक है। बट हमें थोड़ा सा, हमें एक मैंने बताया ना आपको कि जब भी हम कोई शब्द पढ़ते हैं ना तो उसका जो भाव है ना, भाव, उस भाव की तरफ जाना है हमें, उस भाव को समझना है। देखो निस्वार्थ लिखा हुआ है ना, तो मतलब
बेशक निस्वार्थ का मतलब एक मतलब हम्बल उसमें ही आएगा, बट जो निस्वार्थ लिखा हुआ है ना वो कहीं ना कहीं स्वार्थ भरी चीज़ों से रिलेटेड है। मतलब निस्वार्थ का मतलब वो जो जिसको किसी भी तरह का जो है स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ भाव से कोई चीज़ कर रहा है। बट ये स्वार्थ के भाव से आ रही है चीज़ें, तो यहाँ पे भला चाहने वाला, देखो भला चाहने वाले का मतलब क्या है कि जो किसी का बुरा नहीं चाहता हो, तो स्वार्थ से तो इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है। पुण्यात्मा जो अच्छे कर्म करता हो, पुण्य कर्म मतलब पुण्यात्मा है वो, ठीक है। सहायक मतलब किसी की सहायता करता हो। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, आपने जो शब्द है ना उसका जो अर्थ है ना वो उसको, उसकी जो भावना मतलब उसका भाव क्या है उसको समझना है। तो हितैषी एक अकेला यहाँ पे बचता है, जो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी होता है हितैषी। हितैषी का क्या मतलब होता है? हितैषी का मतलब होता है जो हर किसी का भला चाहता है, मतलब किसी का भी वो बुरा नहीं चाहता, ठीक है। तो एक एपिसोड आता है वैसे महादेव, अगर आपने स्टूडेंट देखा हो तो महादेव में ना बहुत बारी जो है वो हितैषी शब्द का यूज होता है। वहाँ पे क्या होता है? हितैषी शब्द का, हितैषी शब्द का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे आप अगर आपने देखा हो तो वहाँ से भी आप उसको जो है पता लगा सकते थे, राइट। देन नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। फिर से नहीं है बोला हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक सेकंड में अच्छे से बताता हूँ। नहीं है मतलब क्या है? जो हमारा मत्सर शब्द है, ये मत्सर शब्द है आपका, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो मत्सर शब्द है इसका अनेकार्थी नहीं है, अनेकार्थी नहीं है। जब भी आपको नहीं बोला होगा ना तो आपको जो मैक्सिमम ऑप्शन होंगे ना वो इसके क्या दिए होंगे? अनेकार्थी दिए होंगे। जो मतलब एक ऑप्शन होगा वो इसका अनेकार्थी नहीं होगा, तो वो सारे ऑप्शन आपको जो है क्या दिए होंगे? उसके अनेकार्थी दिए होंगे। तो आपने ढूंढना है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मत्सर का मतलब क्या है। समझ रहे हो कि मत्सर का मतलब क्या है? अब देखो जो मत्सर होता है ना, जैसे मतलब इसने बोला हुआ कि इसका अनेकार्थी रूप नहीं है, जो मतलब अनेकार्थी रूप नहीं है। तो ऑप्शन क्या है पहले हमारे पास? क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ठीक है। तो देखो मत्सर का मतलब होता है क्रोधी, मतलब क्रोध उसमें जो है वो करने वाला, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, अनेकार्थी रूप नहीं है, वो होगा आपका द्वेष। क्या होगा? द्वेष। द्वेष इज अ करेक्ट आंसर इसका। सॉरी, द्वेष नहीं होगा इसका, इसका होगा राग। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि राग जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो क्रोध है ना, मत्सर का मतलब होता है क्रोध, क्रोध करना या क्रोधी। आई होप समझे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नग। नग का अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द नहीं है। नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है मतलब, तो कुछ जो मैक्सिमम ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे? वो जो नग शब्द है उसके अनेकार्थी दिए होंगे आपको। जैसे पर्वत है, देख रहे हो यहाँ पे जो पर्वत है वो क्या है? देखो नग, नग एक ऐसा शब्द है, इसको हम पर्वत भी बोलते हैं, इसको हम सूर्य बोलते हैं, अरुण बोलते हैं, राइट। देन जैसे सर्प हो गया, सर्प भी बोलते हैं। सांप की मैं बात करूँ तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, हाथी। हाथी क्या है? इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। आई होप समझे होंगे आप। देखो स्टूडेंट, मैंने ना जैसे आपके आप देख रहे होंगे जैसे विलोम शब्द भी आया आपको, राइट। देन आपको अनेकार्थी भी आ रहा है, साथ में आपको पर्यायवाची भी शब्द आपको देखने को मिले। समझ रहे हो? तो मैंने बिल्कुल उसी तरह से आपको जो है मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए हुए हैं जो जिस तरह से आपको एग्जाम में आएंगे। आई होप आप समझोगे। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द होता है। देखो अगर आपने जो लास्ट वीडियो मैंने अभी अपलोड की है ना हिंदी की, उसमें मैंने अविकारी शब्द के बारे में ही वो वीडियो है। अविकारी या अविकारी को हम क्या बोलते हैं? अव्यय। मैंने बताया था आपको कि अव्यय शब्द, अव्यय शब्द कौन से होते हैं? अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जिनके ऊपर जैसे जो मतलब जैसे हमारे पास होता है ना, जैसे लिंग होता है, जैसे होता है ना स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, या वचन होता है, काल होता है और कारक होता है। अगर ये जो ये चारों चीज़ें हैं ना, ये लिंग, वचन, कारक, काल, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसके ऊपर? अविकारी शब्दों के ऊपर। मतलब ना तो उसका जो है स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग हो सकता है, ना उसका जो है वचन बदल सकते हैं, मतलब जैसे एक वचन बहुवचन में कर सकते हैं, ना उसका कारक में प्रभाव पड़ता है, ना काल में प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो अविकारी शब्द हैं वो अव्यय शब्द है। अब देखो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले ये होगा अव्यय। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण।
देखो मैंने बताया था आपको जो विकारी शब्द हैं, विकारी शब्द कौन से हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हमारे क्या है, ये हमारे विकारी शब्द है। अब देखो इसमें जो लिंग मैंने बताया ना आपको कि लिंग, वचन और कारक और काल, इनका प्रभाव पड़ता है। अब मैं एक वहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो संज्ञा की मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि मैंने यहाँ पे ले लिया लड़का, लड़का लिख लिया मैंने, ठीक है। अब लड़का का जो स्त्रीलिंग होगा वो लड़की, बदल रहा है ना। देखो इस शब्द को हम बदल रहे हैं ना। अब जैसे अगर मैं इसका बहुवचन करना चाहूँ तो ये हो जाएगा लड़कों, हो रहा है ना। अब अभिकारी शब्द में ऐसा नहीं होगा, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इनका वो पूर्ण अर्थ होता है जो अभिकारी शब्द होते हैं। जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे अभिकारी शब्द की बात करूँ तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे और। अब और का क्या स्त्रीलिंग बनाओगे आप, और का क्या बहुवचन बनाओगे आप, बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो जो हमारे ऐसे शब्द जो अपने आप में जिनका अर्थ स्पष्ट हो वो अभिकारी शब्द होते हैं। देखो यहाँ पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लियर करता जाऊँ। वैसे मैंने ना बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको। प्लीज़ आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जो है वहाँ पे गो थ्रू कीजिए। जो हमारा प्लेलिस्ट है ना वो, जैसे हमारा माइंड बूस्टर स्टडी चैनल है, इसके ऊपर जो है वो हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक बार प्लीज़ आप वहाँ पे जो है विजिट कीजिए ताकि आपको जो है वहाँ से हेल्प मिल सके। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। अब देखो अगर कोई शब्द अव्यय नहीं है, अव्यय नहीं है तो क्या होगा, वो विकारी होगा ना, तो वो विकारी होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। ये बोल रहा है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो अव्यय नहीं है। अब अव्यय नहीं है जो, ठीक है। तो जैसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आज, आज, आज को आप, इसका स्त्रीलिंग नहीं हो सकता, इसका पुल्लिंग नहीं हो सकता, इसका बहुवचन नहीं हो सकता, ये इसको काल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। या इसका जो है वो जैसे कारक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। जैसे कल है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। और जैसे इधर है, इधर मैंने बोला था ना आपको, पढ़ाया है मैंने वीडियो में कि जो अव्यय शब्द है ना उनमें कहता है इधर उधर, जैसे तैसे, ये सारे जो हैं वो क्या हैं, अव्यय शब्द हैं। अब देखो अव्यय शब्द आप ऐसे पहचान लो। इन्होंने बोला हो कि अव्यय नहीं है, तो ये इधर है ना। मैंने अगर इसको देखना है कि ये क्या, ये अव्यय है या नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। इधर है, अब देखो इधर को पकड़ो आप, इसको ना इसका स्त्रीलिंग करो, स्त्रीलिंग करो, हो रहा है नहीं। इधर का आप बहुवचन बनाओ, कोई भी बहुवचन बना सकते हो, नहीं। इधर का कोई कारक में यूजर है, नहीं। तो क्या हुआ, इधर इधर अव्यय हुआ। पूछा क्या है, अव्यय नहीं है। अब देखो किसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, किसे। अब किसे कैसे आपका जो है अब मतलब जो अव्यय नहीं होगा। अब मैं समझाता हूँ आपको विकारी कैसे। देखो हम बोलते हैं ना कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 5 पेन हैं, ठीक है। तो किसे ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो किसे हम, मतलब बहुत सारे लोग हैं उनमें से हम किसी एक को पूछ रहे हैं कि किसे, या मैं ऐसा बोलूँ कि ये जो पेन मेज के ऊपर पड़ा हुआ है ये किसका है, किसका है। तो इसका बन रहा है ना, मतलब ये क्या आ रहा है, ये एक वचन की बात हो रही है। समझ रहे हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको वैसे वीडियो में, यहाँ पे भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। और साथ में अब आ जाएंगे मुहावरों की तरफ। जैसे मान लो शहद लगाकर चाटना, एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या होगा, किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। ऑप्शन नंबर बी है कीमती होना, ऑप्शन नंबर सी है पसंदीदा होना, या ऑप्शन नंबर डी है बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, देखो शहद लगाकर चाटना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये इस तरह से कुछ होते हैं। और देखो इनको अगर आपने समझना है ना सिंबॉलिक, उसमें मैं अगर बात करूँ तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे शहद होता है ना, हमारे हाथों के ऊपर जब शहद लगता है तो वो मीठा हो जाता है हाथ जो हमारा ना। फिर कई बार हम उसको जैसे शायद मतलब जो है जैसे चाटते रहते हैं ना उसको, तो उसको मिठास की उसमें वो आती है, तो हमारा जो हाथ है वो मीठा हो जाता है। तो उसमें जो है वो हम ऐसे अपना वहाँ पे समय समझ लीजिए या ऐसा समझ लीजिए कि जब भी हम इस प्रक्रिया को करते हैं तो हम जो है व्यर्थ में जो है वहाँ पे समय अपना जो है क्या करते हैं, व्यर्थ में बैठ जाते हैं, मतलब चीज़ों को लेके। समझ रहे हो। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से भी आप अपने हिसाब से आप जो है बना सकते हैं कि जो आपको समझने के लिए अच्छा एक मतलब ट्रिक बने या कुछ इस तरह से। तो वैसे मुहावरों की वीडियो में और लोकोक्तियों की वीडियो में भी मैंने बताया हुआ आपको किस तरह से आपने जो है सिंबॉलिक उसमें जो याद रखने की जो ट्रिक्स हैं, तो एक बार आप गो थ्रू कीजिएगा वहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आग लगने पर कुआं खोदना। देखो आग लग गई कहीं पे, समझ रहे हो, और उसके बाद कुआं खोदना मतलब उसके बाद पानी की व्यवस्था करना, समझ रहे हो। तो ये क्या, ऑप्शन नंबर ए है जल्दी से कार्य करना, ऑप्शन नंबर बी है संकट के समय में विचार के लिए सोचना, और मुसीबत आने पर घबरा जाना, या कुआं खोदकर पुण्य कमाना। अब देखो इसका जो सेंस है ना वो पकड़ना है आपने। देखो लोकिती है, आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब समझ रहे हो आप, कि आग लग गई फिर उस टाइम पे कुआं खोदा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो एक सही मतलब संकट का समय जो जो मतलब जिस समय पे कार्य किया जाना था उस समय पे नहीं हुआ, तो मतलब क्या है कि संकट के समय में विचार के लिए सोचना, कि जब संकट का समय है, तब विचार के लिए सोचना कि वो अगर हम हमारे पास कुआं होता तो हम ऐसा करते, चलो कुआं खोदते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, इस तरह से आपने समझना है चीज़ों को, तभी आप जो है करेक्ट करके आओगे अपने आंसर जो है। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंख का अंधा नाम नैन सुख। देखो अंधा के बाद कोमा होना था यहाँ पे, आंख का अंधा नाम नैन सुख, लोकिति का सही अर्थ, ये मैंने आपको करवाया अभी, ये मुझे कमेंट में बताओगे आप, ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी करवा चुका हूँ आपको इसको जो है, तो ये कमेंट में मुझे बताएंगे आप। प्लीज़ स्टूडेंट आप कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट ये क्या है, आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए फीडबैक है, हमें उससे पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप जो भी आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसका उसको आप जो है वो कमेंट में हमें जो है लिख के दीजिए, राइट। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। देखो ऑप्शन नंबर ए आपका, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, या अत्यंत लाभदायक वस्तु। देखो शैतान की आंख, आंत, शैतान की आंत, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखो बहुत लंबी वस्तु, या बहुत लंबी बात, या बहुत लंबी मतलब जो है वस्तु भी बोल सकते हैं हम इसको, या बहुत लंबी चीज़, कोई कुछ भी दे सकता है आपको, पर यह है कि वो बहुत लंबी की सेंस में आएगा उसमें, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो अब मैंने बताया था आपको, जब संज्ञा आपने पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको कि भाववाचक क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा नहीं है वो पूछ रहा है। अब देखो भाववाचक संज्ञा क्या होती थी, जिनको हम छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, समझ रहे हो। जैसे खुशी है, तो खुशी को छू सकते हो आप, नहीं छू सकते हो ना। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए है मनाही, बी है विद्युत्ता, सी है सोना, और डी है खुशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोना, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो सोना क्यों करेक्ट आंसर है, क्योंकि सोना क्या है, भाववाचक संज्ञा ये नहीं है। देखो भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्या है सोना, फिर कौन सी संज्ञा है, ये है द्रव्यवाचक, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, द्रव्यवाचक है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, राइट, दूध हो गया, पानी हो गया, शरबत हो गया, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये द्रव्यवाचक में आएंगी। आई होप समझे होंगे आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब देखो पढ़ना, वह, घर, गहरा। देखो घर नाउन है, गहरा के किस में आ जाएगा, एडजेक्टिव में आ जाएगा, विशेषण में, है ना। तो ये पढ़ना क्या है, ये क्रिया है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या है, जो वह है ना, वह वो क्या है, सर्वनाम है। जैसे मान लो मैं राम की बात कर रहा था कि राम जो एक अच्छा लड़का है, फिर मैंने बोल दिया कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है और अच्छे से अपना काम करता है, तो वह मैंने राम के लिए यूज़ किया है। आई होप समझे होंगे आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, 9, 10, 11, 12। करेक्ट आंसर है, आई होप ये सबको पता होगा वैसे, 11 कितने हैं, 11। और इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है आपको कि कितने सर्वनाम हैं, कौन कौन से टाइप के सर्वनाम हैं। अगर आपसे परंपरागत रूप में पूछता है, या आपसे जैसे कुल कितने हैं, राइट, इस तरह से पूछता है, तो आपने कौन सा आंसर टिक करके आना है। तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो को जो है प्लीज़ वहाँ पे जो है वो विजिट कीजिएगा आप हिंदी की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे, ताकि आपको जो है इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। और ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 आपका, अनुमान का विशेषण होगा, क्या है, अनुमानित, अनुमित, अनुमानक, या अनमित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुमानित।
विशेषण का समझ रहे हो ना आप? विशेषण मैंने समझाया होगा आपको कि किस तरह से आपने विशेषण बनाना है। अनुमानित क्या होगा? अनुमानित। किसका? अनुमान का। अनुमान का क्या मतलब होता है? एक आइडिया, अनुमान, अनुमान लगाना किसी चीज़ के लिए, समझ रहे हो? देन ये कुछ मैंने 2 क्वेश्चन लिए हूँ आपको। ये आप जो है होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क के लिए ये आप मुझे कमेंट में बताओगे इनके जो आंसर क्या आंसर है। और आई होप आपको मज़ा आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो आपका मॉक टेस्ट का अगर मैं बात करूँ तो ये आपका मॉक टेस्ट है, तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको जो पसंद आई है। अगर आप नेक्स्ट इसी तरह से मॉक टेस्ट जो है लेना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे वीडियो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट के ऊपर वीडियो आए तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। और आपको कैसे जो मॉक टेस्ट है वो या वीडियो है वो आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। अदर कोई आपका जैसे कोई सजेशन है, आप कोई सजेशन देना चाहते हो या किसी और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ हमें जो है कमेंट में बताइए। और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग हैं जो स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।